हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अंग्रेज गवर्नर पढ़ रहे हैं, है ना, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। और इस क्रम में, सीक्वेंस में आज हमारा चौथा टॉपिक होगा, फोर्थ टॉपिक होगा, जिसका नाम है वायसराय ऑफ इंडिया, भारत के वायसराय। गवर्नर जनरल का ही पार्ट है ये, लेकिन 1858 के अधिनियम के साथ ही भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगेगा। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल बाद में भारत के गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हुए, अब वही भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हुई भारत में, और जब से ब्रिटिश हुकूमत ने प्रत्यक्ष रूल करना स्टार्ट कर दिया, आरंभ कर दिया भारत में। हुआ क्लियर? तो 1858 के अधिनियम के तहत ही भारत का वायसराय एक नया पद आ जाएगा। किसके रिप्लेस पर, किसके स्थान पर? तो भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर डलहौजी और थोड़ा सा लॉर्ड कैनिंग को भी समझा था, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों बना था। अब हम लोग डिटेल से लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक 3 करीब वीडियो में पूरा समझ लेंगे। एक वीडियो में तो समाप्त किया ही नहीं जा सकता है, बहुत बड़ा टॉपिक है वायसराय ऑफ इंडिया। और यहीं पर भारत में कांग्रेस की स्थापना होगी और तेजी से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होगा, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा, और लगभग हर गवर्नर जनरल वायसराय से कोई ना कोई प्रश्न बनता है, क्योंकि सब वायसराय का टेन्योर, कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, कुछ एक को छोड़कर। ओके, तो देख पा रहे होंगे बोर्ड पर लिखा है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिगन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो हम लोग यहाँ तक आज समझते हैं। आगे लॉर्ड डफरिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ तक जो घटनाक्रम हुआ या इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पूरी कहानी पहले ये पूरा नोट कर लें, छाप लें, और फिर मैं इनके टेन्योर, इनके कार्यकाल में क्या इम्पोर्टेंट घटना हुई, इनके समय में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई, उसको नोट डाउन करवा देता हूँ। तो नोट कर लें पूरा पहले। नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर अपना रोक के नोट कर लें। अंग्रेजी हिंदी दोनों वर्जन में है, बाइलिंगुअल, ताकि दोनों भाषी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट को ये समझ पाएँ आप लोग बढ़िया से कॉन्सेप्ट, इसीलिए बाइलिंगुअल नोट करवाया जा रहा पॉइंट बाय पॉइंट। तो लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। अब कंपनी रहेगी नहीं तो उसका गवर्नर जनरल कहाँ रहेगा? ओके, तो ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। ओके, और अब भारत में एक नया पद आएगा, वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों ही पद पर बैठा। 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को जब वायसराय कहा जाने लगा तो ये वायसराय बन गया, 62 तक रहा, 62 तक। ओके, इसी के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 1861 पास हुआ, जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, इस्टेब्लिश होता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। और अब क्या होगा? इसके समय 3 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बनेंगे। पूछा गया पॉइंट, प्रश्न है ये, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। मद्रास बोले तो चेन्नई। हुआ क्लियर? और साथ ही इन शहरों में क्या होगा? लंदन की ही तरह बड़े बड़े विश्वविद्यालय की भी स्थापना होगी। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के समय में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। एक घुमा के प्रश्न पूछ लेगा तो बताएगा कि ये बताइए सती प्रथा के लिए किस भारतीय ने आवाज़ उठाई? तो राजा राम मोहन राय। और विधवा विवाह
या महिला शिक्षा के लिए किसने आवाज उठाई बड़े पैमाने पर? ईश्वरचंद विद्यासागर। कहा जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने लड़के की भी शादी विधवा औरत से करवा दी थी। अब पता नहीं लड़का तैयार था कि नहीं विधवा से शादी करने को। फिलहाल बाय द वे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वरचंद विद्यासागर का भी उनका रहा सती प्रथा में, और इनका रहा विधवा पुनर्विवाह कानून पास कराने में। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन से भी पूछा जाता है प्रश्न, ये भी याद रखना। इनकी मृत्यु भारत में ही हुई थी। कब हुई थी? 1863 में। और एक प्रश्न मैंने बताया कि एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि टोम्ब मकबरा कब्र भारत में है, तो गाजीपुर बनारस में। ओके, और नाम भी मैंने बता दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस तरीके से भारत में मरने वाला दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? तो ये नोट कर लेना, लॉर्ड एल्गिन। ओके, अगला है सर जॉन लॉरेंस। एल्गिन के बाद इनका नंबर आया, और इसी समय भारत भूटान युद्ध हो रहा था। हाँ, इसने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, मतलब इसने इंटरफेयर करना ज़्यादा मुनासिब समझा, और तत्कालीन शेर अली से मित्रता कर ली, मतलब हस्तक्षेप नहीं किया इसने। और वहाँ के शासक थे शेर अली, जिनसे मित्रता कर लेता है। ओके, इसी के समय में भारत में दूसरा बड़ा अकाल आया था। एक बार तो बंगाल में अकाल आया था ना, और दूसरी बार इसके समय में आया। और लॉरेंस के समय में अकाल आयोग का गठन हुआ। इसी के समय में भारतीय वन विभाग, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी स्थापना होती है। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। ओके, तो ये पॉइंट तो आपको नोट करना ही होगा, नोट कर लिया होगा आपने। अगला है लॉर्ड मेयो। सर जॉन लॉरेंस के बाद बनेगा। लॉर्ड मेयो ने भारत में कृषि विभाग, एक सेपरेट कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना करी। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करी, है ना। तो ये भी याद रखना है। इंडियन स्टैटिकल सर्वे डिपार्टमेंट की भी स्थापना करी। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इसके समय में, जिसको हम क्वेश्चन ऑफ द डे भी बोल सकते हैं, वो क्या है? इसी के समय 1872 में 1872 में पहली बार जनगणना हुई भारत में। तो फर्स्ट सेंसस होती है इसी के समय में, लेकिन कंटिन्यूटी अभी नहीं थी। कंटिन्यूटी आगे आएगी, तो मैं बताऊंगा आपको। लॉर्ड रिपन के समय में कंटिन्यू जनगणना होने लगी 10 साल बाद, और अभी भी जनगणना फिर कंटिन्यू ही है। 2020 में जनगणना होनी थी, लेकिन बीच में अब नहीं हो पा रही है। हाँ, और 1-2 साल लग रहा है। 1 साल तो कम से कम ये आगे जाएगी जनगणना वाला डेटा। 2021-22 तक ही संभव है, पॉसिबल है ना। तो लॉर्ड मेयो के बारे में आपने सुना होगा। अजमेर में इसने मेयो कॉलेज की स्थापना भी करी। इसी के समय में कूका विद्रोह हुआ था 1872 में, पंजाब में सिखों ने किया था। भगत जवाहरमल उर्फ सिंह साहब के नेतृत्व में ये होता है। ओके, लॉर्ड मेयो की एक कैदी थे। लॉर्ड मेयो की हत्या उसी अफगान कैदी ने कर दी थी, याद रखना। चाकू मारकर इनकी हत्या कर देता है। तो वो प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई, उनके टेन्योर में ही हुई। अफगान अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उसी में एक अफगान कैदी था शेर खान नाम का, उसने इनकी हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो स्टेचू आपने देखा होगा, बहुत बड़ा स्टेचू है भारत में, ये भूलना नहीं है आपको। और एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनता था कैनिंग के समय में, वो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर पूछा जाए 1858 में भारत में ब्रिटिश हुकूमत का रूल हो जाता है इलाहाबाद के दौरान। इलाहाबाद में हुए दरबार में, इलाहाबाद में दरबार रखा जाता है, उसी समय ये घोषणा होती है कि महारानी विक्टोरिया भारत की शासिका नियुक्त की जाती हैं। तो कांग्रेस की स्थापना
के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। और जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में स्टार्ट होती है तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और महारानी कौन थी? तो 1858 में विक्टोरिया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस समय एलिजाबेथ थी, जानते होंगे। तो ये 2 पॉइंट हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय एलिजाबेथ थी, और जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाती है उस समय विक्टोरिया थी। ठीक ना, ये भी इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने मेंशन करवा दिया। अगला है लॉर्ड मेयो के बाद में लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इस समय बिहार बंगाल में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ जाता है। इन्हीं के समय में सुएज नहर खुल जाने के कारण ब्रिटेन व भारत के मध्य व्यापार में वृद्धि हुई। सुएज नहर देखा होगा मैप में आपने, और सुएज नहर से फिर जो घूमना पड़ता था इतना ज़्यादा, वो घूमना नहीं पड़ेगा और बहुत ही कम समय में और जल्दी ही भारत में ब्रिटिश लोग, ब्रिटिशर्स या यूरोप के लोग पहुंच सकते थे सुएज नहर खुल जाने से, है ना। इसी के समय में 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। आगे चल के यही फिर क्या बन जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनके बाद में नंबर आएगा लॉर्ड लिटन का। लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि 1877 में दिल्ली दरबार के दौरान दी थी। ओके, कैसरे हिंद एक बड़ी उपाधि है, अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी। महात्मा गांधी और कई उनके समकालीन रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे शख्स को भी ये उपाधि मिल चुकी है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, और इन्हीं के समय में फिर से अकाल आएगा 1876, 77, 78, इन 2-3 साल में, जिसमें बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब या यूं कहें कि लगभग मध्य भारत इस अकाल के प्रभाव में आ जाएगा, जिसमें लगभग 50 लाख से अधिक व्यक्ति मारे गए थे, याद रखना। ठीक, और 1878 में इनकी अध्यक्षता में फिर से एक अकाल आयोग की स्थापना होगी। इन्हीं के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास हुआ, पारित हुआ। इम्पोर्टेंट है वर्नाकुलर, जैसे वुड डिस्पैच इम्पोर्टेंट था ना डलहौजी के समय, वैसे ही ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है वुड डिस्पैच और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोनों। अगला है, एक्चुअली इस प्रेस एक्ट के तहत ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दिया जाता है न्यूज़पेपर, मीडिया वगैरह पर। आगे चल के लॉर्ड रिपन आएगा इनके बाद 80 से 84 तक, 80 से 84 तक। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। मतलब जो लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रतिबंध, कंट्रोल लगाए गए थे, बहुत पाबंदियां लगाई गई थी, बाउंडेशन लगाई गई थी प्रेस पर, वो पाबंदियां, बाउंडेशन ये हटा देगा, तो याद रखना। इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन महत्वपूर्ण था। मतलब प्राइमरी लेवल पर, लोकल लेवल पे इसने जो स्वशासन किया वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। इसी के समय 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, है ना। तो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में पहली बार जनगणना हुई, लेकिन कंटिन्यू जनगणना होने लगी कब? इसी के समय में 10 साल के अंतर पर नहीं 12 साल के नियमित अंतराल पर। जैसे अभी 10 साल पर होती है ना, तो उस समय 12 साल के अंतराल पर होने लगी, है ना। लॉर्ड रिपन ने शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर या हंटर आयोग का गठन किया। सुना होगा हंटर आयोग आपने, ये इंपॉर्टेंट है। हंटर आयोग, वुड डिस्पैच और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के समय हुआ। तो लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड रिपन तक आज हमने इस वीडियो में देखा, समझा। आशा करता हूँ कि ये गवर्नर जनरल आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। नहीं समझ में आए हों तो पूछ लें। अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, ये बताइए भारत में अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, स्पेशली ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कितनी बार दिल्ली दरबार हुआ? तो क्या बताओगे आप?
1 2 3 4 ऑप्शन में है, 1 2 3 4, तो क्या करेंगे आप 4। एक हुआ था 1 जनवरी 1877 में महारानी विक्टोरिया को जब कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा। सेकेंड दिल्ली दरबार हुआ था 1 जनवरी 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। इसमें ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सेवंथ को की ताजपोशी की गई थी, या ब्रिटिश सरकार का शक्ति प्रदर्शन मात्र था और कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट होता है दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1911 में, जब लॉर्ड कैनिंग आयोजित करता है, लॉर्ड हॉल्डिंग, कैनिंग नहीं, लॉर्ड हॉल्डिंग। और इस समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज V और महारानी मैरी की ताजपोशी का समारोह होता है। इस समय ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, साथ ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली अनाउंस हो जाती है। और चौथी बार हुआ था 1 जनवरी 1921 को 1921 को लॉर्ड रीडिंग के द्वारा, है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के सम्मान में ये दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। बड़े पैमाने पर भारत का रुपया पैसा इसी तरीके से बड़े बड़े आयोजनों में ख़त्म होता गया, है ना। और जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, आपने सुना होगा, इंडिया वाज नोन एज अ गोल्डन बर्ड। आज़ादी के बाद भारत सोने की चिड़िया में केवल चिड़िया बचा, बर्ड ही बचा, और गोल्ड सब आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गया था, है ना। तो इस तरीके से जो चारों दिल्ली दरबार हुए उनकी डेट 1 जनवरी ही है, मतलब साल का पहला दिन ही 1 जनवरी, है ना। और ईयर सबका चेंज है। तो लॉर्ड रिपन तक आज हो गया। लॉर्ड रिपन से आगे लॉर्ड डफरिन आएगा। लॉर्ड डफरिन से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तक हम लोग 2-3 वीडियो में करके ये पूरा वायसराय ऑफ इंडिया समझ लेंगे। और इस तरीके से हमारा गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अंग्रेज गवर्नर जनरल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पूरा कवर अप हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल आपको समझ में आ रहे होंगे। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, ताकि हम लोग जल्दी ही 1st वीक ऑफ जून से लाइव सेशन शुरू कर सकें, है ना। अभी लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है, तो लाइव सेशन होप सो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन, हमारे आंसर, है ना। लाइव में और ज़्यादा बढ़िया रहता है, पढ़ने पढ़ाने दोनों में, है ना। जैसा कि आप लोगों की डिमांड भी है, तो डिमांड बहुत जल्दी ही पूरी हो जा रही, बस थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।